हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। ऑलरेडी इस चैनल पे ऑक्सीजन सीरीज चल रही है और इसमें हमने 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर उसमें चल रहा है। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ पैरेलल वीडियो भी अपलोड करते चलेंगे जो कि क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। कुछ के लास्ट अप्रैल में, कुछ के स्टार्टिंग मई में ही हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कुछ वीडियो अपलोड करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बेस्ड होगा। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अभी मैंने आज की वीडियो में सेलेक्ट किया हुआ है नेम्ड रिएक्शन। अब नेम्ड रिएक्शन में कई सारे नेमिंग वाले रिएक्शन हैं। उसमें सबसे पहले जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए चाहे आगे चलकर अभी हम लोग कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे, इनके मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमें पता होना चाहिए रिएक्शन को किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेम से रिएक्शन को याद रखते हैं, लेकिन अगर विदाउट नेमिंग यही आपके सामने ये रिएक्शन आ जाती है तो बच्चे उसे पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है और फिर वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें रिएक्शन की कंडीशन याद रखनी है, हमें रिएक्शन की कंडीशन समझनी होगी कि आखिर हमें रिएक्शन को देखते ही कैसे हम समझेंगे कि इस रिएक्शन को हम कैसे प्रोसीड करें। नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाय नेम ही आए, ठीक है। वो डायरेक्ट लिख करके भी आ सकता है, प्रोडक्ट बनाने को भी आ सकता है, कन्वर्जन में भी नेमिंग रिएक्शन आते हैं। तो हमें कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि हम लोग कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन आ जाएगा, आप उसे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, कौन सा रिएक्टेंट जरूरी है, कौन सा कंपाउंड ये रिएक्शन करेगा और नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें रिएक्टेंट की। इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं? या तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, या कलेक्टिवली हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। अब एल्डिहाइड और कीटोन में भी कंडीशन है कि कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन ऐसे हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो भाई, अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने हमने फॉर्मल्डिहाइड लिखा है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है HCHO, ठीक है। अभी हम कहें कि फॉर्मल्डिहाइड में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो बहुत सारे बच्चे ये बताएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो 1, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन, नॉट हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले हमें ढूंढना होता है अल्फा कार्बन, तब जाकर के हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो फिर हम लोग के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हमें देखना है कि अल्फा कार्बन कहां पर है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो डायरेक्ट अटैच कार्बन होता है उसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ तो कोई डायरेक्ट अटैच कार्बन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक और देखें, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। CH3CHO में CHO जो हो गया वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया और उससे डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अल्फा कार्बन ढूंढना होगा। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें बेंजल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है? CHO, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में क्या अल्फा कार्बन है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं अल्फा कार्बन कितने हैं? बिल्कुल अल्फा कार्बन है। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्ट जुड़ा जो ये कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, ठीक है। अब क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो देखो इस कार्बन को 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड एंड
क्योंकि ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ तो एक पाई बॉन्ड भी लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो ये फोर्थ बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो चारों बॉन्ड तो उसके ऑक्युपाई कर रखा उसने, चारों वैलेंसी उसकी फुल है, तो क्या उसके पास कहीं हाइड्रोजन अटैच होगा? नहीं है हाइड्रोजन अटैच। इस वजह से इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, भले इसके पास अल्फा कार्बन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं। हमें अल्फा कार्बन देखना है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि अल्फा कार्बन से क्या कोई हाइड्रोजन अटैच है। अगर है तो वो अल्फा हाइड्रोजन हुआ, वरना वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। इसके लिए हमारे पास जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि क्यों अल्फा हाइड्रोजन हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो कंडीशन वगैरह नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हमें मालूम चल चुका है कि रिएक्टेंट क्या है और उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे और क्या मीडियम होना चाहिए। ठीक है, बेसिक मीडियम होना चाहिए। पहला तो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन हो, और सेकंड थिंग क्या है, बेसिक मीडियम होना चाहिए। बेसिक मीडियम का मतलब है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक, तो ये सब अगर मीडियम है तो फिर आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन एक तरफ और दूसरी तरफ है आपके पास बेसिक मीडियम। अब इन दोनों का कनेक्शन क्या है और रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होती है। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो मॉलिक्यूल्स चाहे सेम मॉलिक्यूल्स हो, जैसे अभी हमने एसिटल्डिहाइड लिया है तो आप एक एसिटल्डिहाइड और ले लीजिए। ठीक है, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसके बाद एक लाइन और ध्यान से सुनिए, अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल में ही नेसेसरी है, दोनों मॉलिक्यूल में होना जरूरी नहीं है। अगर एक भी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर से बात को ध्यान से सुनिए, हमें कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है? हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब 2 मॉलिक्यूल्स में किसी एक में भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। ठीक है, रिएक्शन होगा अगर बेसिक मीडियम है। ठीक है, सिर्फ एक में भी, जैसे मान लो हमने एसिटल्डिहाइड लिया, अगर यहां पर हम फॉर्मल्डिहाइड भी ले लेते हैं तो भी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी हम सेम मॉलिक्यूल का आपको करके दिखाते हैं कि रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट बना देते हैं, बेसिक मीडियम है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH CH और फिर उसके बाद CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। अभी डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट बना दिया, अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है। इसी को बोलते हैं एल्डोल। देखो ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? ऑल। एल्कोहल है ना, उसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो एल्डिहाइड और ऑल मिलकर के बना है एल्डोल। ठीक है, फर्दर क्या रिएक्शन होती है? फर्दर ये हीट किया जाता है, तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। देख रहे हैं आप, ये OH है और यहाँ से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? CH3 CH। जब OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH एंड CH। ठीक है, तो ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। अल्फा बीटा कैसे? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा, उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन बीटा, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन की, सेम मॉलिक्यूल को लेकर के। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए बात को, कि दोनों में से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। एक ही मॉलिक्यूल में रिक्वायरमेंट होती है अल्फा हाइड्रोजन की, दोनों में जरूरत नहीं है। अब इसी को सेल्फ एल्डोल बोल दीजिए, चाहे आप चेंज करके कोई अदर एल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड हमने ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, कुछ भी ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि रियल में इसका मैकेनिज्म होता कैसे है
और फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर हमें अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है एल्डोल कंडेंसेशन में, और बेसिक मीडियम का यहां पर क्या कनेक्शन है, क्या रोल है। ओके, देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, और सबसे जरूरी बात कि रिएक्शन का मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है और अल्फा हाइड्रोजन। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कहीं पर कि अगर किसी भी रिएक्शन में बेसिक मीडियम है यानी वहां पर बेस प्रेजेंट है, तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि रिएक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसिड और बेस वाली रिएक्शन पॉसिबल है। अगर एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है किसी रिएक्शन में, तो सबसे पहले मैक्सिमम चांस यही होता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। कहीं पर भी आपको अगर बेस है और एसिड भी प्रेजेंट है वहां पर, या एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट रिएक्शन में आती है वो, यानी 10⁻14 सेकंड से भी कम का टाइम लेती है। 10⁻14 सेकंड, समझ आइए कितना कम है ये, ठीक है, बहुत कम टाइम लेती है, बहुत कम टाइम। तो इतना कम टाइम लेने की वजह से रिएक्शन सबसे पहले हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे भी अगर कोई आपको ऐसी रिएक्शन मिले जिसमें बेस प्रेजेंट है, तो आपको सोचना क्या है, थिंकिंग कहां से आप स्टार्ट करेंगे। थिंकिंग स्टार्ट होगी, आपको ढूंढना होगा क्या कोई एसिड है या कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है या कहीं एसिड दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आप एसिड और बेस की रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं क्या इसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन है। हम लोग बात कर रहे थे एसिटाल्डिहाइड की, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो उसके एक अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग दिखा दिया है। ये दिख रहा है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन, उसके एक अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग दिखा दिया है। अब हमारे पास बेस है OH-, तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या होने वाला है, अगर बेस है और उसको कहीं से भी एसिडिक प्रोटॉन दिख गया, तो सबसे पहले वही काम होने वाला है, एसिडिक प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जो है, जिसको हम लोग अल्फा प्रोटॉन कह रहे हैं या अल्फा हाइड्रोजन कह रहे हैं, वो रियल में एसिडिक प्रोटॉन है। अब आप कहोगे क्या होता है एसिडिक प्रोटॉन, या एसिडिक प्रोटॉन हम कैसे पहचानेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात, एसिडिक प्रोटॉन किसे कहते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जो किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, उसे हम लोग एसिडिक प्रोटॉन कह सकते हैं। सेकेंड थिंग, इससे भी इंपॉर्टेंट, इससे भी अच्छी चीज, अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं एसिडिक प्रोटॉन ढूंढने का। देखिए क्या है, सबसे पहले काम क्या किया करिए, H+ को निकाल लिया करिए। इसी में देखिए मैं करके आपको दिखा रहा हूं, H+ निकालोगे, तो जब H+ निकालोगे तो उस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या करना है, रिमूव, सबसे पहला काम क्या करना है, रिमूव H+ आयन। तो जब जैसे ही H+ आयन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है, मेक एनायन, एनायन आपने बना लिया। अब एनायन बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, सीधा स्टेबिलिटी, सीधा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं। ओके, जैसे ही आपने प्रोटॉन निकाला H+, उसके कार्बन पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब जिस पर निगेटिव चार्ज आया वो एनायन बन चुका है। अब उस एनायन की हमें क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर वो स्टेबल निकला तो उसका जो प्रोटॉन तुमने निकाला है, यानी उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो एसिडिक प्रोटॉन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, बाकी चीज यहां लिखी हुई है, ध्यान से लास्ट वाला स्टेप सुनिए। क्या करना है, H+ निकाल देंगे, एनायन बन जाएगा। अब उस एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, अगर वो ज्यादा स्टेबल निकला, यानी वो स्टेबल हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो इसका मतलब है कि उससे जो जुड़ा हुआ, उससे जो अटैच प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है, वो कंफर्म हो जाएगा, बस ऐसे ही पता करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हमने H+ को निकाला तो यहाँ निगेटिव आया। अब देखो निगेटिव चार्ज को आप चेक कैसे करेंगे, ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। बहुत इजी तरीका है, यहाँ पर आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि अगर निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं तो वो रेजोनेंस होता है। क्या होता है वहां पर, रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है,
तो यहाँ पर वो रेजोनेंस का वर्क कर रहा है, तो रेजोनेंस का वर्क करने की वजह से वो बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। SBR इसको बोलते हैं हम लोग, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस तो किंग है ना, हर इफेक्ट का किंग है वो भाई, किंग एकदम दिमाग बैठा लो। चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे आपका हाइपर कंजुगेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, लेकिन अगर रेजोनेंस अगर कहीं आ गया तो वो किंग है। यहाँ निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो इस वजह से ये स्टेबलाइज हो गया। किसके जरिए से? रेजोनेंस के जरिए से। तो इसका मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन जिसे तुम कह रहे थे वो तो क्या निकला? एसिडिक प्रोटॉन। तो यही रोल है अल्फा हाइड्रोजन का। क्यों कहा जा रहा है बार बार कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है? वो इसीलिए कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो एसिडिक प्रोटॉन का वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, फिर से अब इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैंने इसी में बता दिया था। स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं पर भी उसको एसिडिक प्रोटॉन दिख जाएगा, ठीक है, बेस को, तो सबसे पहले वही रिएक्शन होगी, बेस उस प्रोटॉन को अपने साथ ले जाएगा। यानी यहां पर एसिड और बेस की रिएक्शन हुई है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बनकर के बाहर निकल गया। ठीक है, इसीलिए बेस की रिक्वायरमेंट थी और इसी के लिए हमें एसिडिक प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट थी, यानी अल्फा हाइड्रोजन की। तो रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होती है। रिएक्शन या मैकेनिज्म जो स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी कि बेस सबसे पहले क्या काम करेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेकर निकल जाएगा। ठीक है भाई, निकल गया। अब क्या बचा? CH2 पे आ गया निगेटिव चार्ज एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का हुआ। हमने क्या कहा था? 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो एक मॉलिक्यूल से तो हो गया। एक मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है वो यही है। अब सेकंड मॉलिक्यूल, चाहे कोई भी ऐसा एल्डिहाइड लाओ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्डोल कंडेंसेशन होनी है तो होनी है। ठीक है, चाहे देख लीजिए, मैंने रिएक्शन करके दिखाया था, आप अब अलग करके देख लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड ले आइए, SC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, इसमें था, लेकिन अब ये रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होगी? सबसे पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट है, जब इसके करीब आएगा, क्लोज आएगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन और इस कार्बन को आप अटैच कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या बनेगा। पहले देखिए फॉर्मल्डिहाइड को HCO, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, उसके एक H को नीचे दिखा दिया, बाकी ये जो हिस्सा है उसे लाके अटैच कर दीजिए, CH2 और आपका CHO लग गया। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या होना है? इस पे नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। अब ये इसको अपने साथ अटैच कर लेगा, तो फाइनली क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड OH, और ये आपका हो गया CH2, सॉरी यहाँ पर H लगेगा, CH2 CH2। क्या एल्डोल बना? बिल्कुल बना। ये आपका एल्डिहाइड हो गया और ये आपका ऑल हो गया, तो क्या बन गया? ये एल्डोल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने रिएक्शन में क्या बताया था? हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, जिसकी वजह से बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो आप देख चुके हैं। तो मेन मैकेनिज्म यही थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि बेस का एसिडिक प्रोटॉन को लेकर के रिमूव कर जाना। अब चाहे आप यहाँ पर एस्टल्डिहाइड यूज करते, चाहे बेंजल्डिहाइड यूज करे, चाहे फॉर्मल्डिहाइड यूज करे, चाहे कोई सा भी कंपाउंड वो जो एल्डिहाइड या कीटोन है, चाहे उसमें अल्फा हो चाहे ना हो, रिएक्शन करेगी। अब आपने देख लिया कि सिर्फ हमें एक ही मॉलिक्यूल में नीड थी अल्फा हाइड्रोजन की, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए। तो ये फाइनली आपका क्या था, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैकेनिज्म, यही मैकेनिज्म है। आई बात समझ में? बाकी क्या करते हैं, यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, H+ निकाल के माइनस करके अटैच करा देते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। मैकेनिज्म यही है कि बेस एसिडिक प्रोटॉन को लेकर के निकलता है, न्यूक्लियोफाइल बनता है, दूसरे मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट, एल्डोल कंडेंसेशन का, इसकी मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, अलग अलग लेकर के आप प्रोडक्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के बाद आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिएगा और साथ ही साथ एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन कराइएगा।
ठीक है। ये आपका एक तरीके से मान लीजिए होमवर्क ही है, आपसे प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ बात है, ठीक है, कि आपको नहीं समझ में आया या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेमिंग रिएक्शन में हम कौन सा नेम रिएक्शन अब इसके बाद लेकर के आए, या 12th से रिलेटेड क्या और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिस पे वीडियो बनाया जा सकता है, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो आपको पहले समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मैकेनिज्म और रिएक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।